हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। तो हम कर रहे थे इलेक्ट्रोडायनमिक्स में हम बेसिक कर रहे हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो वो लास्ट वीडियो में हमने किया था, टाइप्स कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप लास्ट वीडियो लेक्चर 2 जो है इसका देख सकते हो। उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें लेंथ एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट हमने सब कुछ फाइंड कर रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो करेंगे दैट इज़ spherical polar coordinate. Okay, so let's start the video. ओके, सो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें पता है कि जैसे तीन हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आर, थीटा एंड फाई। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब इसको हम मेज़र करेंगे, हम देखेंगे कि कौन कौन सा एंगल कैसे कैसे बनता है और ये टर्म्स क्या होती हैं। सो सबसे पहले आर हमने जैसे लास्ट वीडियो में भी करा था कि जो भी हमारे पास कोई पॉइंट होता है, पी पॉइंट है, उसका ओरिजिन से जो हमारे पास लाइन उसको मैच करेगी इन द आउटगोइंग डायरेक्शन, वो हमारे पास क्या होगा, उसका पोजीशन वेक्टर। तो आर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम रेडियल वेक्टर बोल सकते हैं और पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो आर इज़ द रेडियल वेक्टर एंड इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो ये देखिए ये आउटलाइन हमने बनाई हुई है स्फीयर की, ये 3 डायमेंशन में है और ये जो ये वाला कर्व है दिस इज़ डिस्क। ठीक है, तो अगर हम इसको 2 डायमेंशन में देखें, स्फीयर को 2 डायमेंशन में कंसीडर करें तो वो हमारे पास क्या होती है, एक डिस्क। ये हमारे पास आगे काम आएगा, इसलिए ये डायग्राम में बनाई हुई है। तो आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हैं। तो अगर हम सिंपली देखें तो ये हमारे पास जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है दैट इज़ रेडियल वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर हम उसको बोल सकते हैं दैट इज़ आर। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास सेकेंड जो कोऑर्डिनेट है दैट इज़ थीटा। ठीक है, जो थीटा होता है दैट इज़ द एंगल बिटवीन आर एंड जेड एक्सिस। अब देखिए ये आर है और ये जेड एक्सिस है, तो इसके बीच में जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवर्स हो रहा है दैट इज़ एंगल थीटा, उसको हम बोलते हैं थीटा। दैट थीटा इज़ एंगल बिटवीन आर एंड जेड। जो हमारे पास रह गया थर्ड कंपोनेंट होता है फाई, दैट इज़ कॉल्ड एजीम्यूथल एंगल। ठीक है, अब फाई क्या होता है कि जब हम यहाँ पी पॉइंट से आर की जो प्रोजेक्शन लेंगे ऑन द एक्स वाई प्लेन, इस एक्स वाई प्लेन में जब हम आर की प्रोजेक्शन लेंगे तो ये वाली हमारे पास क्या आएगी, लाइन आएगी। ठीक है, अब अगर ये वाला एंगल हमारे पास इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज़ थीटा, ये जो वेक्टर है हमारा कौन सा है, आर। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, आर कॉस थीटा। अलॉन्ग द जेड एक्सिस हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, आर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वाली जो प्रोजेक्शन होगी इसकी, दिस वैल्यू इज़ कॉल्ड, दिस टर्म इज़ कॉल्ड, ये लेंथ हम बोल सकते हैं दिस इज़ आर साइन थीटा। ठीक है, नाउ दिस इज़ एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस और आर साइन थीटा के बीच में जो एंगल बन रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज़ द एजीम्यूथल एंगल फाई। ओके, होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फाई हम कैसे निकालते हैं। ये बिल्कुल इजी है। कई बार क्या होता है कि हमें जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता कि कौन सा एंगल कहाँ है, कैसे बनाना है इसको। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये कैसे है, क्योंकि ये चीज़ हमें समझनी बहुत ज़रूरी है, ये जो प्रोजेक्शन वाला कंसेप्ट है। क्योंकि आगे नेक्स्ट हमें क्या करना है कि एक्स वाई जेड को, जो कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई। एक तो हमारे पास वैल्यूज़ जो गिवन होती हैं वो जर्नली हमें याद होती हैं, बट वो आई कैसे, अगर हम ये सपोज कर लीजिए कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि किस में साइन थीटा था, किस में कॉस थीटा था, फाई वाली टर्म किस में कौन सी थी। तो अगर आप ये डायग्राम समझ लोगे अच्छे से तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको अल्टीमेटली याद हो जाएगी। आप कहीं पे भी जस्ट हाफ मिनट लगा के इसको ड्रॉ करके साथ के साथ देख सकते हो कि आपकी वैल्यू सही है या नहीं। सो हम स्टार्टिंग से करते हैं, इसको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये देखिए, नेक्स्ट हमने लिखा हुआ है कि z इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा, एक्स इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई। ये टर्म्स हमारे पास कैसे हैं, ठीक है। सो ये देखते हैं हम। तो हमारे पास क्या है, 3 एक्सिस हमने बना ली यहाँ पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब ये है ओरिजिन। अब ओरिजिन से हमारे पास कोई पॉइंट है पी,
जिसका जो डिस्टेंस है दैट इज़ आर फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास। सेकंड क्या आता है, थीटा। नाउ दिस एंगल इज़ थीटा। आर और जेड के बीच में जो एंगल होगा दैट इज़ थीटा, ठीक है। अब आर की हमने क्या ड्रॉ करनी है, आर की हमने ड्रॉ करनी है प्रोजेक्शन ऑन द एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन पे हमने आर की ड्रॉ करनी है प्रोजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, ओरिजिन से हम उसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोजेक्शन हो गई दिस, ये जो हमारे पास इसको पॉइंट सपोज कर लीजिए ये क्यू पॉइंट है, तो हमारे पास जो ओ क्यू लेंथ आ गई, दिस इज़ आर साइन थीटा। तो ये क्या हमारे पास आ जाएगी, आर साइन थीटा। ये एंगल थीटा है, तो ये वाली जो जेड डायरेक्शन के लॉन्ग वैल्यू आएगी ये कौन सी आएगी, आर कॉस थीटा। और ये वाली जो वैल्यू है ओ क्यू, ये हमारे पास क्या आएगी, आर साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये देखिए जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो ये हमारे पास क्लियर हो गया कि जेड कैसे आता है, आर कॉस थीटा। यहाँ पे आर कॉस थीटा आ गया। ओके, मैं फिर से अब हमने समझना है कि यहाँ पे जो एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड की है वो कैसे फाइंड की है, ये क्लियर हो गया। और ये जो एंगल हमने बनाया था इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस एंगल इज़ फाई। ओके, अब देखिए ये वाला जो एंगल था हमारे पास, ये हमने क्या बनाया था, फाई। ये जो वैल्यू है ओ क्यू, ये हमारे पास क्या है, आर साइन थीटा, ठीक है। तो अगर हम ओ क्यू को अपना मेन जो वेक्टर है वो कंसीडर कर लें, जो सपोज कर लीजिए कि जो ओ क्यू है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई। तो एक्स एक्सिस की जो वैल्यू आ जाएगी अलोंग द एक्स एक्सिस, वो हमारे पास आ जाएगी आर साइन थीटा एंड कॉस फाई। हमें पता है कि जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बनता है वहाँ उसके साथ हम क्या लगाते हैं, कॉस। और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है, उसके बिल्कुल क्या बनाना है, हमें परपेंडिकुलर बनाना है। मीन्स अलोंग जो हमें वाई एक्सिस बनानी है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू आ गई। अब वाई के लॉन्ग जो हमारे पास वैल्यू आएगी मीन्स दिस वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, ये मीन्स टोटल एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। अगर ये फाई है तो ये कौन सा होगा, 90 माइनस फाई। तो लॉन्ग वाई एक्सिस हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ आर साइन थीटा। ये तो हमारे पास वेक्टर है ओ क्यू, और साथ में इस डायरेक्शन में जो एंगल आएगा वो आएगा साइन फाई। कौन सा एंगल आएगा, दैट इज़ साइन फाई, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू क्या बन गई, आर साइन थीटा कॉस फाई। एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या बन गई वैल्यू, आर साइन थीटा साइन फाई। तो ये मेथड होता है, ये तरीका होता है कि कैसे हम जो डायग्राम में से एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं। होप आपको ये सारा स्टेप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ तो आप इसको पॉज करके रिवर्स करके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप खुद से बना के देखो, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही पता चल जाएगा कि ये कैसे बना है। एक बार ये समझ में आ गया दैट मीन्स कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो काम है वो डन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं लिमिट्स पे। जो लिमिट्स होती हैं, जो आर की लिमिट होती है, ठीक है, आर क्या है, स्फीयर है। हम स्फीयर के लिए कर रहे हैं तो जो आर की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ तक होगी, उसके सरफेस तक होगी। सॉरी, आर की जो वेरिएशन है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, फ्रॉम ज़ीरो टू अप टू इन्फिनिटी। मतलब जितना मर्जी हम बड़ा उसका क्या बना सकते हैं, जो रेडियस है वो इन्फानाइट तक लेके जा सकते हैं। सो आर की जो लिमिट्स होंगी वो कितनी होगी, दैट इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी। थीटा की जो लिमिट्स होती हैं वो होती हैं ज़ीरो टू पाई, ठीक है। ये देखिए यहाँ से थीटा स्टार्ट होके जो मैक्सिमम वैल्यू लेगा वो यहाँ तक 180 डिग्री तक की होगी, यहाँ तक, ठीक है। तो क्या होती है, 180 हो जाएगी। और जो फाई है, फाई ये पूरा एंगल क्या कर सकता है, ट्रैवर्स कर सकता है। 2 पाई मीन्स कितना हो गया, 360। तो फाई की जो लिमिट्स होती हैं वो कितनी हो जाएंगी, 0 टू 2 पाई। ये लिमिट्स भी आपको याद रखनी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये लिमिट्स पता होनी चाहिए कि थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है स्फीयर के लिए, और पाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। ओके, अब नेक्स्ट ये जो लिमिट्स थी वो स्फीयर के लिए थी। अगर हमारे पास क्या आ जाता है, हेमी स्फीयर,
ठीक है, हाफ स्फीयर आ जाता है, जो थीटा की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है π/2, बट फाई की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। और अगर हम 1/4 पार्ट कंसीडर कर लें स्फीयर का, तो भी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2, और फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज़ 0 to π। बाकी जो आर है, आर हमेशा क्या रहेगा, फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। ओके, ठीक है। अब हम इसके फाइंड करेंगे लेंथ एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट एंड वॉल्यूम एलिमेंट। बिल्कुल इजी है, जैसे जो मेथड हमने लास्ट वीडियो में लगाया था वैसे ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेंथ एलिमेंट। सो हमने किया था कि जैसे DLR जो लेंथ एलिमेंट है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, वन इज़ मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड इज़ डायरेक्शन, ठीक है। तो उसमें भी यही सेम था जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कि जिस डायरेक्शन में जो आर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सपोज़ यहाँ तक हमने आर ले लिया, ठीक है, उसके बाद स्मॉल डिस्टेंस से हमने क्या कर दिया, उसमें इंक्रीज़ कर दिया। तो देखिए इसी डायरेक्शन में वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा DR तो आर वेक्टर को हम दो फैक्टर्स में क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, स्केलर और वेक्टर में, ठीक है। और रूल वही रहेगा, राइट हैंड सिस्टम है हमारे पास, x क्रॉस वाई हमारे पास किसके इक्वल आएगा, z के। तो r है, r के बाद थीटा आएगा, थीटा के बाद फाई, फाई के बाद r, सो दैट r क्रॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, फाई कैप की, ठीक है। और ये भी हमें पता है कि सेम वेक्टर की सेम से अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। अगर डिफरेंट की करते हैं, सपोज r एंड थीटा है, ये आर थीटा फाई भी क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी। आर की थीटा के साथ, आर की फाई के साथ, तो दो डिफरेंट अगर आप कोऑर्डिनेट लोगे तो दो वो ऑर्थोगोनल होते हैं इनकी, इसलिए उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी। ओके, सो अगर अब आर का भी यहाँ पे साइन है कि डायरेक्शन जो होती है आर की, दैट इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम द ओरिजन। आर गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजन है तो वो हम डायरेक्शन उसकी पॉजिटिव लेंगे। अगर वो टूवर्ड द ओरिजन है, टूवर्ड्स द ओरिजन है, ठीक है, लाइक दिस, अगर ये वाली हमारे पास आर इस तरह इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम ओरिजन से, तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर वो इनवर्ड है, ठीक है, ओरिजन की तरफ आ रहा है, तो वो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अब लेंथ एलिमेंट सिंपल हो गया हमारे पास, जो है लेंथ एलिमेंट आर का हमारे पास क्या आ गया, सिंपली DL इंटू आर कैप। अब नेक्स्ट देखेंगे लेंथ एलिमेंट किसके लिए, DL थीटा के लिए, ठीक है। अब थीटा किस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, वही उसी डायरेक्शन में हमने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करके उसका इंक्रीज़ लिख देना है। बिल्कुल इजी है, कोई इसमें क्रैमिंग नहीं है, बिल्कुल समझने वाली लॉजिकली ये चीज़ है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे पास एंगल क्या था, थीटा। अब क्या है, यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। ये हमारे पास एक्सिस है, वाई एंड जेड एक्सिस, दिस इज़ पोजीशन वेक्टर आर। तो ये हमारे पास एंगल क्या है, थीटा, ठीक है। अब थीटा इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इसी डायरेक्शन में इसको इंक्रीज़ करते हैं बाय अ स्मॉल वैल्यू, ठीक है। कितनी वैल्यू से इंक्रीज़ करते हैं, बाय स्मॉल वैल्यू। ये वाली वैल्यू जो हो गई वो हमने कंसीडर कर ली, दैट इज़ डी थीटा। बट देयर इज़ नो चेंज इन आर। आर हमारे पास क्या है, ऑलमोस्ट क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास डी थीटा की वैल्यू होती है वो क्या है, बहुत स्मॉल है। तो अगर हम यहाँ पे ये जो हमारे पास टर्म आएगी इंक्रीजिंग डायरेक्शन वाली, ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, थीटा एलिमेंट, ठीक है, जो क्या होगा, थीटा एलिमेंट। अब इसको कैसे निकालते हैं, हमारे पास पता है कि एंगल किसके इक्वल होता है, आर्क बाय रेडियस। फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है। तो आर्क किसके इक्वल आ जाएगी, ये वाली आर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेडियस इंटू एंगल। एंगल कितना बन रहा है, डी थीटा। अब यहाँ पे भी क्रैमिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट ये देखना है कि थीटा को हमने स्मॉल वैल्यू से इंक्रीज़ कर दिया इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा, तो उसकी जो आर्क आएगी वो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, DL लेंथ एलिमेंट होगा थीटा के लिए। तो ये हमारे पास आ गया आर डी थीटा इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा, दैट इज़ थीटा कैप। ओके, सिमिलरली हम किसके लिए लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लिख सकते हैं फाई के लिए। अब ये देखिए नीचे, अब फाई के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, कैसे,
नाउ दिस इज़ द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ फाई, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म हो जा और आ जाएगी साइन थीटा। क्यों आ जाएगी? क्योंकि ये जो हमारे पास जो लेंथ हमने बनाई थी इसकी खुद की वैल्यू कितनी होती है, आर साइन थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, आर साइन थीटा। तो ये डायरेक्शन होगी हमारे पास इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ डी फाई। तो ये एंगल हमारे पास कितना हो गया, डी फाई। तो आर कब यहाँ पे कितनी आ जाएगी, जो हमारे पास रेडियस है, रेडियस कितना हो गया, आर साइन थीटा इंटू एंगल कितना हो गया, डी फाई इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ फाई, दैट इज फाई कैप। ओके, सो डायरेक्शन ऑफ चेंज एंटी क्लॉकवाइज व्यूइंग फ्रॉम प्लस जेड डायरेक्शन। तो ये हमने पहले ही बोल दिया था कि जो डायरेक्शन है वो क्या है, इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। सो क्लियर है। अब हमने तीनों एलिमेंट फाइंड कर लिए, हम लिख लेते हैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो डी आर हमारे पास क्या था, सिंपली डी आर आर कैप, क्योंकि वो एक लाइन के लॉन्ग ही क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। अब नेक्स्ट आ गया डी थीटा, सॉरी डी एल, यहाँ पे क्या आना था, डी एल थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा, डी एल आर। अब डी एल थीटा है तो यहाँ पे आएगा आर डी थीटा इंटू थीटा कैप। नेक्स्ट इज डी एल फाई, ये हमारे पास आ जाएगा आर साइन थीटा डी फाई इंटू फाई कैप। अब ये तीनों वैल्यू को यूज़ करके, जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है, वही सेम मेथड हमने यूज़ करना है सरफेस एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। सो लेट्स डू दिस, ठीक है। सो सरफेस एलिमेंट क्या है, सरफेस एलिमेंट के लिए जब भी हमें कैलकुलेट करने हैं, तीन सरफेस हमारे पास बनते हैं, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। तो इसको आर थीटा, थीटा फाई एंड आर फाई की टर्म्स में लिखेंगे हम, क्योंकि हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कर रहे हैं। तो सरफेस एलिमेंट डी एस आर के लिए कौन सा होगा, वो सरफेस विच डज नॉट चेंज विद आर, दैट मीन्स आर विल रिमेन फिक्स। तो हमें पता है कि स्फीयर है, तो स्फीयर के लिए जो उसका आउटर सरफेस होता है उसके लिए जो आर हमेशा होता है क्या होता है, फिक्स होता है। आर हमेशा क्या होता है, फिक्स, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट लिखी हुई है, शॉर्ट में बनाए हुए हैं नोट्स, डी एस आर इज इक्वल टू आर के साइन थीटा डी फाई आर कैप। बट इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कैसे, चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो देखिए, हमने फाइंड करना है लेंथ एलिमेंट डी एस आर, ठीक है, सॉरी सरफेस एलिमेंट फाइंड करना है डी एस आर। तो उसको हम लिख सकते हैं डी एल थीटा, आर कैसे आएगा हमारे पास, थीटा क्रॉस फाई, ठीक है। सो ये बन गया लेंथ एलिमेंट डी एल थीटा डी एल फाई, सिंपल है बिल्कुल। सो डी एल थीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, आर डी थीटा थीटा कैप क्रॉस डी एल फाई की वैल्यू थी आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। ये हमारे पास बन गया आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और थीटा क्रॉस फाई। और थीटा क्रॉस फाई हमारे पास किसके इक्वल बन जाएगा, दैट इज आर कैप। साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पे डी थीटा और डी फाई भी है, डी फाई इंटू आर कैप। ओके, सो ये हमारे पास सरफेस एलिमेंट आ गया डी एस आर के लिए। अब अगर इस सरफेस एलिमेंट को, स्मॉल सरफेस एलिमेंट है, तो अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं ओवर द लिमिट्स, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स कि उसकी जो वैल्यू है सरफेस एलिमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आर जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और वो किसके लिए होता है, दैट इज़ फॉर सरफेस एरिया के लिए वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड से, ठीक है। जब इसको इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे, तो ये जो टर्म आएगी आर स्क्वायर तो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू डी आर यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है। बट किसकी इंटीग्रेशन होगी, साइन थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन होगी, और किसकी इंटीग्रेशन होगी, डी फाई की। आर स्क्वायर तो ऐसा आ जाएगा, थीटा के लिए यूनिट्स हमारे पास रहेंगी 0 to पाई, और फाई के लिए यूनिट्स रहेंगी यहाँ पे 0 to 2 पाई। आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो
आंसर आएगा दैट इज़ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास डी एस आर का जो आंसर आएगा इंटीग्रेट करके वो किसके इक्वल आ जाएगा 4πr स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना है सरफेस एलिमेंट फॉर थीटा। किसके लिए कैलकुलेट करना है? सरफेस एलिमेंट फॉर थीटा। अब थीटा हमारे पास कैसे आएगा? जब हम फाई क्रॉस आर करेंगे तो हमारे पास आएगा डी एल फाई क्रॉस डी एल आर। ठीक है, अब थीटा है, थीटा को भी हमने क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। ये देखिए कौन सा सरफेस हमें कंसीडर करना है जिसके लिए थीटा की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। जो 2 डायमेंशन वर्जन होता है स्फीयर का वो क्या होता है? डिस्क होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और डिस्क के लिए जो थीटा होता है वो चेंज नहीं होता और थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। आपको ये याद रखनी है कि डिस्क में जो थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है, वो कितनी होती है? 90 डिग्री। अब देखिए जब हमने डी एस थीटा फाइंड कर लिया सिंपली वो मेथड लगा के, तुम्हारे पास ये वैल्यू आ गई। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, अब यहाँ पे देखिए आर की इंटीग्रेशन होगी, डी फाई की इंटीग्रेशन होगी, साइन थीटा वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास? कांस्टेंट 1 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि डिस्क के लिए जो थीटा है वो क्या होता है? 90 डिग्री एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सरफेस एरिया दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। अगर आपको यहीं पे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल, ऐसी कोई बात नहीं है जो ना समझ में आए। आर डी आर की इंटीग्रेशन हो जाएगी आर स्क्वायर बाई 2, डी फाई की इंटीग्रेशन हो जाएगी 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ओके, सरफेस एरिया। और लास्टली क्या होता है हमारे पास? डी फाई। तो डी फाई सरफेस एरिया फॉर फाई। ठीक है, सो उस फाई का हमारे पास कैसे आएगा? जब हम करेंगे आर क्रॉस थीटा, तो आर वाली जो वैल्यू है वो सिंपली हमारे पास आ जाएगी डी आर, और थीटा वाली वैल्यू होती है आर डी थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा? फाई कैप। और ये जो वैल्यू होती है दैट इज़ लीस्ट यूज़, मतलब बहुत कम यूज़ में आती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज़ वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट भी हमने कहा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज़ करके उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास लेंथ एलिमेंट फॉर आर डॉट लेंथ एलिमेंट फॉर थीटा क्रॉस लेंथ एलिमेंट फॉर फाई। तो ये भी हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व करना सीखा था कि कैसे करना है। एक बार फिर से हम कर लेते हैं। डी टो हमारे पास क्या आ जाएगा? लेंथ एलिमेंट आर का कितना था हमारे पास? सिंपली डी आर आर कैप डॉट थीटा का क्या था हमारे पास? दैट इज़ आर डी थीटा थीटा कैप क्रॉस फाई का था आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। ठीक है, अब यहाँ से आएगा हमारे पास डी आर और आर डी थीटा आर साइन थीटा, तो ये हमारे पास बन गया आर साइन थीटा डी थीटा डी आर डी फाई। ठीक है, अब थीटा को फाई से क्रॉस करोगे तो क्या आएगा हमारे पास? आर का आर से डॉट किया तो कितना आंसर आ जाएगा? 1। ठीक है, अब इसका अगर आप वॉल्यूम का इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो आर स्क्वायर की भी इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू डी आर, थीटा की भी इंटीग्रेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, और फाई की भी इंटीग्रेशन होगी। आर की लिमिट्स रहेंगी 0 टू आर। ठीक है, थीटा की हमारे पास रहेंगी 0 टू पाई और फाई की रहेंगी 0 टू 2 पाई। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप सरफेस के लिए कंसीडर कर रहे हो तो आर की लिमिट किससे चेंज हो जाएगी? मैक्सिमम। अगर आपने एक मैक्सिमम सरफेस कंसीडर कर लिया ऑफ रेडियस आर, तो आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी? 0 टू आर। ओके, अदरवाइज इसकी लिमिट्स क्या रहेंगी? 0 टू इन्फिनिटी। ओके, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही किया हुआ था, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो अगर हमें रेडियस, देखिए यहाँ पे जो रेडियस है स्फीयर का वो हमें गिवन है,
तो इसीलिए उसकी जो लिमिट है वो कहाँ से हो जाएगी, आर के लिए जो लिमिट होंगी वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 to r, क्योंकि आर रेडियस पे जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। थीटा के लिए कितनी होगी, 0 to पाई, और फाई के लिए कितनी हो जाएंगी, 0 to 2 पाई, और वॉल्यूम का हो जाएगा स्मॉल एलिमेंट डी टो। ये मैंने अभी आपको करके दिखा दिया, यहाँ पे पूरा सॉल्व कर दिया। देखिए आर की इंटीग्रेशन है आर स्क्वायर डी आर है, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी r³/3। साइन थीटा डी थीटा है, उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स आ जाएंगी 0 to पाई। तो लिमिट्स को जब फिल करोगे कॉस पाई आ जाएगा हमारे पास -1, माइनस पहले ही पड़ा है तो वो हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस आएगा। देखिए ये हमारे पास आएगा माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, तो ये बन गया -1 ठीक है। तो माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा, इस ये -2 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। और साथ में क्या है यहाँ पे फाई की डी फाई की इंटीग्रेशन आ जाएगी फाई फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो इसका सिंपली क्या आ जाएगा, 2 पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 4/3 पाई r³। तो ऐसे ही अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसकी लिमिट्स लगा के हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है। हमारा मकसद ये है कि जितना भी हम करें अच्छे से करें, उसको डिटेल में करें। अगर आपको कोई भी पॉइंट पूछना है, कोई भी समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जो क्वेश्चन भी करते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, सो hit the like button, follow my channel for more videos. Thank you.